हाय फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था पुर्तगालियों यानी पोर्तुगीज और डचों के बारे में यानी नीदरलैंड के बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी कि हाउ दे कम टू इंडिया, वो इंडिया पे कैसे आते हैं, एंड हाउ दे मैनेज टू सेटल इन इंडिया, हाउ दे फॉट विथ ईच अदर टू गेन द सक्सेस इन द इंडिया। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा इस प्रीवियस लेक्चर में कि डच कैसे आते हैं इंडिया में, और उसके बाद अब बारी है अंग्रेजों और उसके बाद फ्रेंचों की। तो अंग्रेज के बारे में जानने से पहले हमें यूरोप के बारे में समझना होगा कि यूरोप में 1600 की बात होती है, जब अंग्रेजों में ब्रिटेन में क्या होता है कि जितने भी व्यापारी लोग होते हैं, मर्चेंट्स, वो क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं। इसका नाम रखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको 31 दिसंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट डेट है, 31 दिसंबर 1600 में उनको एक चार्टर ग्रांट होता है कि तुम इंडिया में जाके ट्रेड कर सको। उस चार्टर में ये लिखा रहता है कि तुम इंडिया में जाके 15 सालों के लिए ट्रेड कर सकते हो। यू हैव अ राइट टू डू ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। ये किसके द्वारा साइन किया गया था? ये एलिजाबेथ वन के द्वारा साइन किया गया था, जो उस समय की वहाँ की क्वीन थी, यानी महारानी। कुछ दिन के बाद महारानी मर जाती हैं, तो वहाँ के जो राजा होते हैं जेम्स वन, वो एक फिर चार्टर नया साइन करते हैं 1609 में कि अब जो ये जो तुम्हारा मोनोपोली ऑफ ट्रेड है जो है इंडिया में, वो 15 साल हटा के इंडेफिनिट टाइम के लिए कर दिया जाए। यानी अब तुम इंडिया में जाके जब तक तुम चाहो इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। और एट लास्ट 1813 में ट्रेडिंग पावर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ले लेती है। ये हमने पढ़ा, ये हम समझेंगे आगे धीरे धीरे, बिकॉज हमको केवल अंग्रेजों के बारे में ही आगे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। तो अगर हम हर बात यही बता दें तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी समझने में, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है कि वहाँ पे अंग्रेज भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं इंडिया में, और वहाँ पे सूरत में जाके अपना पहला फैक्ट्री बनाते हैं। 1608 में वो पहुँचते हैं और सूरत में अपना पहला फैक्ट्री बनाते हैं। फिर मसूलीपट्टनम में बनाते हैं अपना पहला फैक्ट्री। फिर क्या होता है कि वहाँ पे फ्रेंचों का आगमन होता है। अब क्या होता है कि फ्रेंच और अंग्रेज, ये दोनों की राइवरी जो होती है, दुश्मनी जो होती है, बहुत फेमस है यूरोप में। इनके बीच में भारत में 3 लड़ाई लड़ी जाती है, जिसे हम कार्नेटिक वॉर कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसको आपको समझना होगा, कार्नेटिक वॉर। तो इसको समझने के लिए आपको पहले यूरोप का दृष्टिकोण भी देखना होगा, और आपको नॉर्थ अमेरिका में क्या हो रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तब आपको क्लियर होगा कि कार्नेटिक वॉर क्यों इंडिया में हो रहा था। तो बेसिकली ये जो यूरोप में क्या होता है, एक ऑस्ट्रिया नाम की एक जगह है, ऑस्ट्रिया वहाँ पे एक जगह है यूरोप में, मतलब फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, उसके जस्ट बगल में ऑस्ट्रिया, पड़ोस का देश है वो ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में क्या होता है कि वहाँ के राजा मर जाते हैं और उनके पास एक पुत्री होती है। तो क्या होता है कि फ्रांस जो उसके बगल में ऑस्ट्रिया के, और एक ऑस्ट्रिया के बगल में प्रुशिया है, ठीक है। तो फ्रांस और प्रुशिया दोनों मिलकर ये चाहते हैं कि वहाँ पे अब लड़की रानी नहीं बने, मतलब लड़की अब ऑस्ट्रिया की महारानी नहीं बने। और ब्रिटेन चाहता है कि ब्रिटेन वॉज इन द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रिया कि द सक्सेसर ऑफ ऑस्ट्रिया विल बी अ क्वीन, रानी होगी, जो कि वहाँ के राजा ने मरने से पहले डिसाइड कर दिया था। तो उनके बीच में लड़ाई होती है। तो ये जो लड़ाई होती है ये इंडिया में भी दिखती है और ये नॉर्थ अमेरिका में भी दिखती है। इसी को कहते हैं ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब उत्तराधिकारी। ऑस्ट्रिया में लड़ाई होती है, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। तो पहला दृष्टिकोण हमने देखा ऑस्ट्रिया का, ठीक उसी समय तीनों एक ही समय हो रहा है। तो ऑस्ट्रिया का हमने समझ लिया। अब नॉर्थ अमेरिका जो इधर साइड है, अंटार्कटिका बीच में, अटलांटिक महासागर बीच में पड़ता है, उसके बगल में क्या है, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है कि फ्रेंच और इंग्लिश का वहाँ पे कॉलोनिज्म होता है, मतलब वहाँ पे वो अपना छोटा छोटा जगह कैप्चर किए हुए रहते हैं, फ्रेंच और अंग्रेज।
वहाँ पे अपना कैप्चर किया हुआ था। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका का दृष्टिकोण। हमने ऑस्ट्रिया का दृष्टिकोण हुआ, और इसका झलक अब इंडिया में दिखेगा। यही कारण था कि इंडिया में और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। ये युद्ध इनके बीच में इसलिए होता है क्योंकि यूरोप में इनके बीच में युद्ध होता है। अगर आपके माता पिता लड़ रहे हैं तो आप बेटा बेटी भी हो सकता है कि लड़े, यही कारण था। वहाँ पे लड़ाई हो रहा था और यहाँ पे लड़ाई हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का जो पीरियड है वो बोला गया है 1746 से 1740। बेसिकली क्या होता है कि जो फ्रांसीसियों का अधिकार मॉरिशस में भी रहता है और इंडिया के पौंडीचेरी के इलाकों में रहता है। ठीक, तो क्या होता है कि जो ब्रिटिश लोग जो होते हैं क्या करते हैं, फ्रांसीसियों के कुछ जहाज़ों पे आक्रमण कर लेते हैं, जिसके चलते ये लड़ाई की शुरुआत होती है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ, तो उसका रीज़न क्या है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर इसलिए हुआ क्योंकि ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सेसेशन हो रहा था। मतलब ऑस्ट्रिया में लड़ाई हो रही थी और नॉर्थ अमेरिका में भी उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, वहाँ पे कैप्चर करने के लिए, कॉलोनिज्म को और एक्सपेंड करने के लिए उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब बात होती है इंडिया में। तो इंडिया में शुरुआत कैसे हुआ, इंडिया में शुरुआत ऐसे हुआ कि अंग्रेज़ों ने फ्रेंचों के कुछ जहाज़ों पर आक्रमण किया, जिसके चलते उनके जहाज़ को नुकसान हुआ। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ का जो गवर्नर होता है, फ्रेंच का जो गवर्नर होता है, जिसका नाम होता है डुप्लेक्स जो होता है वो बहुत शातिर होता है। तो डुप्लेक्स क्या करता है, वो जाके जो मद्रास, पौंडीचेरी और मद्रास अगल बगल में ही है, मतलब पौंडीचेरी नीचे और उसको थोड़ा सा ऊपर है, मैप में देखेंगे तो मद्रास है। वो क्या करता है, मद्रास को कैप्चर कर लेता है, जो कि ब्रिटिश का होता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मद्रास में जो फैक्ट्री रहता है उसको जाके क्या करता है, फ्रेंच जो डुप्लेक्स होता है, जो गवर्नर होता है, वो कैप्चर कर लेता है। ठीक, तो कैप्चर कर लेता है। तो ब्रिटिश क्या होता है कि जो फ्रेंच और ब्रिटिश में क्या अंतर है कि जो फ्रेंच के पास जो गवर्नमेंट का ऑथराइज रहता है, मतलब एक पब्लिक कंपनी रहती है, अगर कुछ भी फ्रेंच का होगा तो उसको सपोर्ट के लिए वहाँ से गवर्नमेंट मिलिट्री भेजती थी। लेकिन जो ब्रिटिशर्स, डच और जो पुर्तगाल लोग आए थे, ये प्राइवेट कंपनी थी, मतलब इनके पास अपना ट्रूप नहीं था। तो अब क्या होता है कि जब फ्रेंच जो होते हैं, बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया कि ये पब्लिक कंपनी थी और ये प्राइवेट कंपनी थी। पब्लिक कंपनी कौन थी, पब्लिक कंपनी फ्रेंच थी, और प्राइवेट कंपनी कौन थी, ब्रिटिशर्स। तो इनके पास अपनी सैनिक बल नहीं थे और फ्रेंचों के पास सैनिक बल था। तो डुप्लेक्स क्या करता है, डुप्लेक्स जो गवर्नर होता है फ्रेंचों का, वो जाके उस पर मद्रास पे ढाबा बोल देता है और उसको कैप्चर कर लेता है। तो वहाँ आरकोट पे मद्रास पे जाके कैप्चर कर लेता है। तो क्या होता है कि वहाँ के एक राजा रहते हैं जिनका नाम रहता है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन के पास ब्रिटिशर्स जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए। क्या काम, मिलिट्री का सपोर्ट चाहिए। तो देखिए, आप मेरी मदद करिए क्योंकि इन्होंने मेरा मद्रास तो छीन लिया है हमसे, तो आप मेरे साथ लड़ाई करिए। तो ये जाके अनवरुद्दीन क्या होता है, जाके पहले बोलते हैं डुप्लेक्स को, क्या है उसको लौटा दो। डुप्लेक्स बोलता है आप चिंता क्यों कर रहे हैं, हम आपको देंगे, मद्रास में आपको दे दूंगा। और वो मद्रास उसको भी नहीं देते हैं, ना अनवरुद्दीन खान को देते हैं और ना इसको देते हैं ब्रिटिशर्स को। कौन, डुप्लेक्स, जो गवर्नर होता है फ्रेंच का। तो क्या होता है कि अब गुस्सा हो जाते हैं अनवरुद्दीन और लड़ाई करने के लिए चल जाते हैं। किसके साथ, फ्रेंच के। डुप्लेक्स जो गवर्नर रहता है उसके साथ इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है अम्बोल में, द वॉर ऑफ अम्बोल। ठीक है, इनके बीच में लड़ाई होती है। 1748 में वॉर ऑफ अम्बोल लड़ा जाता है और इसमें क्या होता है कि राजा अनवरुद्दीन की हार हो जाती है। तो ये हार से हम क्या समझ रहे हैं कि जो फ्रेंचों के पास जो सैनिक बल था वो 500 के करीब था और इनके पास जो सैनिक बल था वो 1500 था, तब भी इनकी हार होती है। तो यहाँ से ब्रिटिशर्स और फ्रेंचों को लगता है कि अब मुगल एम्पायर में वो बात नहीं रही, अब वो छोटे सेना से भी हार जा रहे हैं। तब यहाँ पे सोच इसका डुप्लेक्स सोचता है कि हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल टू असिस्टेंस द फोर्स, मतलब हमारे सैनिक बल को वो असिस्टेंस भी नहीं कर, रोक भी नहीं पा रहे हैं और वो हार गया। अनवरुद्दीन हार गया। तो इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे
ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन में भी क्या होता है, पीस बन जाता है, मतलब शांति होने लगती है धीरे धीरे, दोनों के बीच ट्रीटी साइन होता है। और यहाँ पे तो अंग्रेजों ने मद्रास को हार दिया, लेकिन फ्रेंच जो नॉर्थ अमेरिका होता है वहाँ पे अंग्रेज जीतते हैं और फ्रेंच के कुछ कैप्चर इलाकों पे वो अपना कैप्चर कर लेते हैं। तो अब क्या होता है कि जब नॉर्थ अमेरिका में तो ब्रिटिश जीतता है और यहाँ पे कौन जीतता है, फ्रेंच जीतता है, क्योंकि मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं। तब क्या होता है, अब क्या होगा, क्योंकि ये अब बोले ये इसको जीत लिया है और ये इसको जीत लिया है, तो इनके बीच में एक ट्रीटी होती है। और ट्रीटी में क्या कहता है ये लोग, अच्छा ठीक है तो अपना मद्रास ले लो भाई, हमको अपना नॉर्थ अमेरिका में जो तुम लिए वो ले लो। तो इसी तरह से फर्स्ट कार्नेटिक वॉर खत्म हो जाता है।